ललकार टॉक शो के पहले एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद श्री सीपी जोशी जी उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, आज की समय की बात करें या पहले की समय की बात क्या करें, ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सीएस या अधिकारी के तौर पे बनाना चाहती है। आप जब राजनीति में आए, आपने राजनीति में आने का सोचा, तो आपको परिवार से सबसे ज़्यादा समर्थन किसका मिला? आपने किसको देख के इंस्पिरेशन ली कि मुझे राजनीति में ही आना है? देखिए, चूंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक स्टूडेंट था और कॉलेज समय से ही चूंकि परिवार के लोगों का, मेरे बड़े भाई का, सब लोगों का सपोर्ट था और ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण महाविद्यालय में, कॉलेज में ग्रामीण छात्रों की उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष हम लोग करते रहते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं लोगों के कामों के लिए संघर्ष करते करते उनकी अगुवाई करने लग गए और फिर कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव, देन फिर वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट किया। तो पता ही नहीं लगा कि कब से लोगों की सेवा करते करते, काम करते करते कब राजनीतिक क्षेत्र में आ गए और कब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सर, बहुत अच्छी बात है। जैसा आपने बताया कि कम उम्र से आप कॉलेज टाइम से काफ़ी एक्टिव रहे। आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, कैसे बने? क्योंकि बहुत से युवा का एक सपना होता है कि छात्र संघ के अध्यक्ष बनना है, उपाध्यक्ष बनना है। तो आप बताएं अपना एक्सपीरियंस, कैसे आप बने छात्र संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? देखिए, उस समय एक वातावरण था, कॉलेज में जाएंगे तो रैगिंग होगी, वो होगा, डराएंगे, सीनियर लोग हमें वो करेंगे। तो हम लोग उनको प्रोटेक्ट करते थे। अच्छा। उनके फॉर्म भराने से लेकर एग्जाम तक कहीं भी कोई समस्या आती थी ग्रामीण छात्रों को, तो उनके लिए उनके साथ खड़े रहते थे। फॉर्म भराने से लेकर हर समय, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे और अदर एक्टिविटी हो, हर समय उनके साथ हम लोग खड़े रहते थे। और तभी मैं फर्स्ट ईयर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा, तो आज भी रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा मतों से जीत पाए। बिल्कुल। वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ा और जीते। और थर्ड ईयर में ही, चूंकि पीजी कॉलेज है, हमेशा एमए, एमकॉम, एमएससी के स्टूडेंट ही प्रेसिडेंट बनते थे और मुझे थर्ड ईयर में ही, बीकॉम में ही प्रेसिडेंट बनने का अवसर मिल गया। क्या बात है, तो बहुत अच्छा है। आपको देख के काफ़ी लोग इंस्पायर भी होते हैं। सर, आप जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, उप प्रधान भी रहे, क्या अनुभव रहे आपके उस पदों में? देखिए, चूंकि मैंने कहा कि मैं ग्रामीण छात्रों के हितों के लिए खूब काम किया, तो पूरा संपर्क था ही। लेकिन छात्र राजनीति से सीधे राजनीतिक क्षेत्र का बड़ा चुनाव लड़ना और जिला परिषद मेंबर, लगभग उस समय 10 पंचायतें थी और बड़ा क्षेत्र था। लेकिन फिर भी वहाँ के मेरे गांव के लोगों ने, वहाँ के पार्टी के पदाधिकारियों ने मुझे कहा कि आपका यहाँ वोटर लिस्ट में नाम है, आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है। और मैंने फॉर्म सबमिट किया। चूंकि मैं अननोन था, चूंकि मेरा गांव था, लेकिन फिर भी दूसरे फील्ड से, तो सब लोगों का सहयोग रहा। मेरे सामने विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता थे, लेकिन और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद के वार्ड में कभी जीती नहीं, लेकिन फिर भी सब लोगों का सहयोग था, आशीर्वाद था और मैं वो चुनाव जीता। और जिला परिषद मेंबर रहते हुए, उस समय जिला प्रमुख माननीय भैरव सिंह जी चौहान थे, उनके साथ काम करते हुए मैंने लगातार, चूंकि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहता था, तो जिले से कोई भी लोग आते थे तो उनके साथ जाना, किसी ऑफिस में जाना, उनका काम कराना, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उस समय बना था पूरे ज़िले में पहचान का। और जिला परिषद वार्ड में भी मैंने रिकॉर्ड उस समय डेवलपमेंट के काम किए थे, बहुत सारे काम कराए थे, तो वो एक यादगार बना। फिर जिला पंचायत समिति के उप प्रधान के चुनाव में भी मेरा जो नेटिव पैलेस था, मेरा गृह क्षेत्र था, वो रिजर्व वार्ड था, तो मुझे पार्टी ने दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ाया। वहाँ भी कभी बीजेपी जीती नहीं थी। क्या बात है सर। तो वहाँ भी अच्छे वोटों से, बहुत बड़े मार्जिन से उस समय जीतने का अवसर मिला लोगों के सहयोग से। और इत्तेफाक देखिए कि उस समय के चुनाव में 9 कांग्रेस पार्टी के पंचायत समिति के मेंबर आए थे और बीजेपी के 6 आए थे।
क्या बात। लेकिन उस परिस्थितियों में भी ऐसी परिस्थितियां बनी जी सर, कि मुझे निर्विरोध प्रदान सब लोगों ने मिलकर। क्या बात है सर, ये आपकी मेहनत ही है, ये संघर्ष ही सर आपका। सर आपको बहुत कम उम्र से ही भाजपा ने बहुत दायित्व दिए, बड़े बड़े दायित्व में आपने काम किया है। जब बड़े दायित्व मिलते हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, तो उस जिम्मेदारी को पे आप कैसे खरे उतरे? देखिए, दायित्व मिलना अलग बात है, लेकिन उस दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करना ये बहुत बड़ा कठिन काम है। और इत्तेफाक देखिए, मैंने कभी किसी दायित्व के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन जो भी दायित्व मिला, चाहे छोटा काम मिला हो चाहे बड़ा काम मिला हो, जिस दिन से काम मिला है उस दिन से उस काम को सबसे पहले और सबसे बेहतर कैसे करना, ये मन में हमेशा रहता था। और वही एक कारण रहा कि मुझे चाहे युवा मोर्चा में जिले में काम दिया हो, चाहे युवा मोर्चा में प्रदेश के में काम दिया हो, जहां भी मैंने उस काम को पूरे प्रदेश में प्रवास करना, जिले में था दायित्व तो जिले में प्रवास करना, और जो काम प्रदेश देता था उस काम को सबसे पहले करना, ये मैं मन में हमेशा रहता था, और सबसे बेहतर करना। तो यही कारण था कि लगातार पार्टी का विश्वास भी बढ़ता गया, और हम लोग भी उस काम को द्रुत गति से करते गए, और जो काम मिला उसको अच्छे से उस काम को करने का प्रयास किया। सर, सांसद के रूप में आप दूसरी बार सांसद के रूप में आए हैं, दूसरी बार आपको जनता ने प्यार दिया आपको। सांसद के रूप में आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, कभी इस क्षेत्र का दौरा, कभी दूसरे क्षेत्र का दौरा, जन सुनवाई, काफ़ी घंटों तक आप जन सुनवाई करते हैं। परिवार को कैसे समय देते हैं? 2 बच्चे हैं आपके, फादर का एक गाइडेंस चाहिए ही होता है उनको भी, तो कैसे समय दे पाते हैं उनको? ये बड़ा कठिन सवाल है क्योंकि मैं सच में परिवार को मिस करता हूँ। जितना समय परिवार को देना चाहिए उतना नहीं दे पाता हूँ, लेकिन परिवार के लोग भी कहते हैं कि हम चूंकि परिवार के सदस्य हैं, लेकिन आपका परिवार अब बड़ा हो गया है, अब पूरा संसदीय क्षेत्र हमारा परिवार है, तो जितना समय परिवार को देना है उतना ही समय, उससे ज़्यादा समय पूरे संसदीय क्षेत्र को देना है। तो ऐसे में परिवार के लोगों का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, सब लोगों का सपोर्ट है। इसी कारण मैं पूरे संसदीय क्षेत्र में मैं सवेरे 9 बजे घर से निकलता हूँ, और जिस दिन निकलता हूँ तारीख बदलने के बाद ही घर पहुँचता हूँ मोस्टली। तो जिस तारीख को मैं घर से निकलता हूँ उस तारीख को घर नहीं पहुँच पाता, तो एक बहुत बड़ा हैट्रिक शेड्यूल रहता है। लेकिन फिर भी मैं परिवार के लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि वो इस चीज़ को मुझे कभी परेशान नहीं किया कि आप लोग हमें समय नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी जब भी कभी समय मिलता है मैं पूरा प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो भी एक परिवार है और ये भी मेरा संसदीय क्षेत्र बड़ा परिवार है, तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता। सर, आप खेल प्रेमी हैं और स्वयं एक खिलाड़ी हैं। आज हम देखते हैं, अपने जिले की बात करें या बाहर की बात करें, बहुत से खिलाड़ी खेल छोड़ देते हैं, कारण उनको सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। आप एज ए लीडर, आप एज ए सांसद कैसे उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं? देखिए, मैं जिला परिषद मेंबर था, चूंकि मैं कॉलेज में था तब से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पूरा पार्टिसिपेट करता था, और जिला परिषद मेंबर बनते ही हमने एक निजी आय से पूरे जिले में सारे स्कूल्स में हैंडबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल की बॉल देना हो, चाहे नेट देना हो, चाहे स्कीपिंग रॉप देना हो, चाहे बैट मशीन देना हो, जो प्रारंभिक चीज, जो आवश्यक चीजें हैं खेल के लिए, वो सारी स्कूलों में हम लोगों ने प्रोवाइड कराई, ताकि खेलों में जब तक आवश्यक सामग्री नहीं होगी खेल आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद हम लोगों ने मैं हर साल बैडमिंटन के टूर्नामेंट भी कराता था। मैं रेसलिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना तो हर साल एक स्टेट कंपटीशन कराया। अभी 2 साल पहले एक नेशनल कंपटीशन चित्तौड़ में कराया, पूरे देश भर के अच्छे खिलाड़ी आए थे, बहुत अच्छा इवेंट हुआ था। इसके अलावा मैं रेसलिंग की चित्तौड़ हो, चाहे छुड़साड़ी हो, प्रतापगढ़ में मैट देने का काम किया, ताकि चूंकि आज नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन सारे मैट पे होते हैं, तो ऐसे में हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। और आज हमारे खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आते हैं। कबड्डी की मैट हमने, चूंकि आज प्रो कबड्डी के बाद फिर से एक क्रेज बढ़ा है कबड्डी का ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में, तो पहले मैंने हर विधानसभा में एक कबड्डी की मैट दी थी। अब आने वाले इस टेन्योर में हमारा टारगेट है हर तहसील में एक कबड्डी की मैट हो, ताकि कहीं भी कंपटीशन हो तो उस मैट पे खेल हो,
ताकि हमारे खिलाड़ियों को कहीं भी बाहर अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है तो उसको कहीं असहज महसूस नहीं हो, क्योंकि एक बार मिट्टी में खेलना और फिर बड़े कंपटीशन में मैट पे खेलना तो बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इस मैट देने से कई खिलाड़ियों को कई लोगों को अच्छा लगा। हमने एक एथलेटिक ट्रैक भी यहाँ सेगवा में बनाया है और ओपन जिम भी हमने पूरे संस्कृत क्षेत्र में कई जगह लगाने का काम किया ताकि हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़े। और आने वाले समय में एक सपना जरूर है, चित्तौड़ में एक इंडोर स्टेडियम बने। प्रतापगढ़ में बन चुका है, टीएडी में माननीय नंदलाल जी मीणा का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। अब चित्तौड़ में भी एक इच्छा है कि चित्तौड़ में एक बड़ा इंडोर स्टेडियम बने ताकि एक ही छत के नीचे कई खिलाड़ियों को अपनी सुविधाओं का लाभ मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। सर दूसरा टर्म चल रहा है सर आपका एज ए सांसद। चित्तौड़ क्षेत्र के लिए अभी आने वाले क्या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपके? देखिए, मुझे अच्छा भी लगता है कि पिछले 5 सालों जी सर जो काम 70 सालों से नहीं हो पाए उन कामों को भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया। मावली बड़ी साड़ी रेल लाइन आज़ादी से पहले से लोग डिमांड कर रहे थे, आज उस लाइन को हमने शुरू कराया और अगले वर्ष वहाँ ट्रेन दौड़ने लग जाएगी। राजस्थान में पिछले 17 सालों से एक भी नया रेल लाइन का नया ट्रैक सैंक्शन नहीं हुआ और अभी 17 वर्षों बाद अगर हुआ राजस्थान में तो चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में बड़ी सादरी से नीमच छोटसाड़ी होते हुए ट्रैक सैंक्शन हुआ। रेलवे में बहुत, चाहे डबलिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे नई ट्रेन चलाना हो, ट्रेन के स्टॉपेज हो, चाहे रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन का काम हो, चाहे प्लेटफॉर्म शेड बनाना हो, ये सारे काम बड़ी संख्या में काम हुए हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे 4 लेन से 6 लेन बनाना हो, केंद्रीय सड़क निधि के 7 सड़कें जो कभी किसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं है, जिन गांव में कभी बिजली नहीं पहुंची वहां बिजली पहुंचाने का काम, कई हमने नए GSS बनाए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बनाई, नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से गांव में और शहरों में हॉस्पिटल्स बनाए, रामसा और समसा के माध्यम से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का करने का काम किया। अब तो इस स्कूल को समसा के रूप में मर्ज कर दिया गया है। नया पासपोर्ट ऑफिस चाहे चित्तौड़ हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे उदयपुर हो, नवोदय विद्यालय हो, चाहे नया केंद्रीय विद्यालय हो, ये सारी उदयपुर एयरपोर्ट पे कई नई फ्लाइट्स, चाहे चेन्नई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे अहमदाबाद हो, कई नई फ्लाइट शुरू करने का काम किया। और आने वाले समय में हमने MSP के माध्यम से नई खरीद फसलों की शुरू हो, किसान फसल खराबे का पैसा किसान को मिले, OPM लाइसेंस ज़्यादा से ज़्यादा बड़े। में जब सांसद बना तब 18,000 लाइसेंस थे, आज खुशी होती है कि आज 78,000 लाइसेंस किसानों को मिले हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने कई काम करने का काम शुरू किया और आने वाले फोर्ट पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमने शुरू किया। ऐसे कई काम है जो बहुत बड़े लैंडमार्क बने हैं जिनको आने वाले कई समय तक याद किया जाएगा। और इस टेन्योर में पूरे संस्कृत क्षेत्र में पीने का शुद्ध पानी गांव में पहुंचे, इसको एक हम लोगों ने एक टारगेट के रूप में लिया है। और निःशुल्क चिकित्सा, लोगों को कई गाँव में चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंच पाती, तो हम लोग एक ऐसी संस्था बनाकर उसके माध्यम से एक वैन लेंगे और CBC की सारी जांचें, वो एम्बुलेंस जाएगी और गांव-गांव में वो चेक करेगी। वो हमारे मित्रों ने एक ऐसा NGO बनाया, उसके माध्यम से, संस्था के माध्यम से वो काम भी शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया है सर, ये तो बहुत अच्छा है। सर कभी राजनीति से मैच्ड अप होते हैं या परेशान होते हैं किसी मुद्दे पे, तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? मतलब आपकी हॉबीज क्या है सर? देखिए, महापुरुषों का जीवन परिचय, उनके ऊपर लिखी हुई पुस्तकें पढ़ना और संगीत सुनना, ये मेरे बड़े शौक रहे हैं। क्योंकि अब तो समय नहीं मिल पाता जी सर, लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट का विषय है, मेरा हॉबी है। मैं म्यूजिक सुनना और बुक्स पढ़ना, ये दोनों मेरी है। सर लाइफ में एक पर्सन ऐसा होता है जिसे हम देख के बहुत कुछ सीखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, हम उनको आइडियल मानते हैं अपनी लाइफ का। तो आपके जीवन में कौन आइडियल है आपका? देखिए, मेरा ही नहीं, देश और दुनिया के करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों के आइडियल आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने कैसे एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद इस देश को अपना परिवार मानकर राष्ट्रवाद
को लेकर पूरे देश में काम करना शुरू किया। और आप देखिए कि छोटे से कालखंड में, चाहे मुख्यमंत्री रहते हो चाहे प्रधानमंत्री रहते हो, जो काम वर्षों से नहीं हो पाए उन कामों को भी उन्होंने किया। पूरी दुनिया भी आज जिनकी मुरीद है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी देश और दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के साथ मेरे भी एक आइडल है, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे समय के बारे में, काम की पंक्चुअलिटी, जो काम हाथ में लिया उसको पूरा करना, तब तय सीमा में पूरा करना, और हर समय देश के लिए चिंता करना, जो काम जनता ने दिया उस काम को परिपूर्ण करना, ऐसे व्यक्ति से हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं गर्व करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली टीम में, उनकी सरकार में मुझे काम करने का अवसर मिला है, बहुत सांसद के रूप में। बहुत बढ़िया सर। जब आप कोई ऐसा, सर कभी ऐसा हुआ हो जब आप कुछ नया कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं या कुछ एक नई विचारधारा लेके आए और कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, मतलब कभी विरोध आपने झेला किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी काम में? देखिए अभी तक तो ऐसा मौका कभी पड़ा नहीं, बट विरोध से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विरोध और स्वागत और ये सब चलते रहते हैं। हालांकि मैं कभी स्वागत के पक्ष में रहता नहीं हूँ, मैं कभी महला साफा और इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, बट फिर भी विरोध से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अपने काम को बस मन में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं सही हूँ और मैं जिस काम को कर रहा हूँ वो जनता के हित में है। उसके बाद जो चाहे जो करे, उससे कभी इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। और विरोध भी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। अगर कोई विरोध नहीं करेगा तो आप कहीं डगर भूल जाएंगे, आप अपना रास्ता भूल जाएंगे, आप पटरी से उतर जाएंगे। तो कभी विरोध से कभी विचलित होने की आवश्यकता नहीं। सर कम उम्र से ही आप राजनीति में हैं और बहुत सफल तरीके से आप उभर के आए। ऐसा सर, मतलब आप देखें आज के युवाओं का, तो युवा आजकल अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं करता, गलत संगति में पड़ जाता है, नशे में पड़ जाता है। तो आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं सभी युवा साथियों को, युवा मित्रों को इतना ही, चूंकि मैं इतना कोई बड़ा व्यक्ति नहीं कि मैं उनको कोई मैसेज दूँ, संदेश दूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ उनका एक भाई होने के नाते, उनका एक दोस्त होने के नाते, कि हमको अपना ध्येय निश्चित करना चाहिए। हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है, किस दिशा में जाना है, वो हमेशा तय करना चाहिए और उसके लिए हमेशा लग जाना चाहिए। कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। और इस उम्र में विचलित होने के कई रास्ते आएंगे, कई लोग आएंगे जो आपको आपकी डगर से भटकाने का काम करेंगे। लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें, हमारे माता पिता ने जिन्होंने बहुत मुश्किल से हमें पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उनके लिए हम लोग क्या उनकी आशाओं पर खरा उतरे हैं क्या उनके जो उन्होंने सोचा है, जो सपना सोचा है, क्या हम उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे क्या हम किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? हमारा देश के साथ क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या हम लोग किसी गलत लक्ष्य के साथ नहीं जा रहे हैं? मैंने देखा है कई लोग नशे वाली चीज़ों में, लेकिन आप देखिए कि नशे से आर्थिक नुकसान भी होता है, शारीरिक नुकसान भी होता है, मानसिक क्षति भी होती है, और उसके बाद कितनी पीड़ाएं खुद को भी और परिवार के लोगों को झेलनी पड़ती है, शर्म से मुंह नीचा करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं एक छोटा सा भटकाव अपना पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और कहीं हमारी ठीक लाइन हमारा जीवन बदल सकती है। तो हमें रोज सोने से पहले चिंतन जरूर करना चाहिए 2 मिनट के लिए कि कहीं मैंने अपना दिन का 1 मिनट 1 सेकंड भी फालतू तो नहीं गया। ये चिंतन अगर युवा करने लग गए और अपने भविष्य को लेकर चिंता करने लगे, तो हमारा देश का युवा तो आज है पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। इतनी काबिलियत है, इतना उनमें वो है, तो हमें सही दिशा में जाने की आवश्यकता है। सर एक बार जब पीछे मुड़ के आप वापस देखते हैं, एक कम उम्र का युवा लड़का संघर्ष करता, आज दूसरी बार सांसद, और वो भी बहुत मतों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से, और आपके संघर्ष को सबसे नजदीकी से जिसने देखा है वो आपके घर पे सजी हुई आपकी बुलेट है। तो आप जब उसको देखते हैं तो सर कैसा रहा आपका अब तक का सफर? देखिए बुलेट पे मैंने कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से और कॉलेज में तो बहुत मैंने
बुलेट पे घूमता था, मेरी पहचान थी। जी। और उसके बाद भी मैंने बहुत बुलेट पे बहुत राइडिंग की है, मैंने बहुत घूमा हूँ। तो आज भी मेरे पास उस बुलेट को मैंने घर पे रखा है। और इंसान को कभी अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उस बुलेट पे मैंने कई लंबी दूरियां की है, कई प्रवास किए हैं। तो इंसान को अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहती है। क्या बात है सर। सर, राजस्थान का सबसे पुराना साप्ताहिक अखबार ललकार आपको कैसा लगता है सर? हाँ, साप्ताहिक ललकार के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि जो अखबार बहुत मुखर होकर और स्पष्टता से अपनी बात को कहता है। जिन्होंने जिले की, प्रदेश की, चाहे देश की कोई भी बात हो, उस अखबार में स्पष्ट लिखनी आती है। और चाहे युवाओं की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे डेवलपमेंट की हो, चाहे युवाओं को किस दिशा में जाना चाहिए, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी उसके, बहुत मुखरता से अखबार लिखता है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के लेख से और इस प्रकार के अखबार के माध्यम से जो बातें, लोग उसी पे विश्वास करते हैं। और जो मुखर होकर और स्पष्टता से जो अखबार लिखता है वो ललकार है, उसमें से एक है। तो मैं लंबे समय से ललकार अखबार को पढ़ता हूँ, उसकी संपादकीय को पढ़ता हूँ। तो बहुत अच्छे से इस अखबार को मैं तो ये कहूँगा कि ये और आगे बढ़े और ये इनके काम का व्याप इतना बढ़े कि सब लोगों तक इनकी संपादकीय को और इन खबरों को पहुंचने का, और सब लोगों के पास इन खबरों को पहुंचने का अवसर मिल सके। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ललकार टॉक शो में आके आपको सर कैसा लगा? बहुत अच्छा। और स्पेशली हमारे युवा एडिटर भाई शाश्वत जी से, जिन्होंने लंबे समय से बहुत छोटी आयु में ही नया कुछ करने का जज्बा जिनके पास है, मैं आपके कॉन्फिडेंस को सैल्यूट करता हूँ। आप आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप शो में आए, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक छोटा निवेदन ये करूँगा मैं कि सर, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, आप उन्हें प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को थोड़ा सा आप लाइक करें। ये छोटा सा सर आप संदेश। नमस्कार मित्रों, मैं आप सब लोगों से कहूँगा, एक ऐसा युवा साथी जो बहुत छोटी आयु में पत्रकारिता के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में बहुत मुस्तैदी से काम करने को आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से, सभी साथियों से, सभी मित्रों से ऐसा मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।